36वें वीडियो के साथ वेलकम माय स्टूडेंट्स। तो देखिएगा 36वें वीडियो। 35वें वीडियो में हमने पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि के बारे में अध्ययन किया, जिसमें मध्य पट्टिका का निर्माण होता है जो दो कोशिकाओं को जोड़ने में सहायक होती है। तो ये मध्य पट्टिका किसकी बनी होती है इसके बारे में देखें, ध्यान देना। तो नोट करके लिखें इसको, ध्यान देना कि मध्य पट्टिका किससे मिलकर बनी होती है। तो ध्यान देना, मध्य पट्टिका का निर्माण मध्य पट्टिका का निर्माण तर्कुतंतु गोल्जिकाएं, तर्कुतंतु गोल्जिकाएं और अंत्य प्रदव्वी जालिका, मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्य प्रदव्वी जालिका मिलकर अंत्य प्रदव्वी जालिका मिलकर, मतलब इसको हेडिंग रूप में करते हैं, मध्य पट्टिका का निर्माण अंत्य प्रदव्वी जालिका मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट क्या बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कौन कौन से, तर्कुतंतु गोल्जिकाएं और अंत्य प्रदव्वी जालिका मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, जिससे मध्य पट्टिका का निर्माण होता है, या जिससे कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है, बनाते हैं, जिससे कोशिका पट्टिका सेल प्लेट PLATE सेल प्लेट, मध्य पट्टिका प्लेट का निर्माण होता है, तो तीन तर्कुतंतु या फिर तारककाय, गोल्जिकाएं, अंत्य प्रदव्वी जालिका मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं, जिससे कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। यही कोशिका पट्टिका, ध्यान देना, यही कोशिका पट्टिका दो सन्निकट कोशिकाओं के मध्य, ध्यान देना, दो सन्निकट कोशिकाओं के मध्य, दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के मध्य, दो सन्निकट कोशिकाओं की करो इसको, दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के मध्य, मध्य पट्टिका को दर्शाती है। तो मध्य पट्टिका का निर्माण तारककाय, जिसमें तर्कुतंतु, गोल्जिकाएं और अंत्य प्रदव्वी जालिका मिलकर करते हैं। तो इसमें अब कभी कभी क्या होता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड का भी दो संतति कोशिका वितरण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान कभी कभी कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक आदि का भी दो संतति कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है। तो ध्यान देना, इसमें दूसरे नोट में लिखें आप कि कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका
द्रव्य विभाजन के समय, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, प्लास्टिड और लवक का भी दो संतति या पुत्री कोशिकाओं में, दो संतति या पुत्री कोशिकाओं में विभाजन या वितरण हो जाता है। विभाजन होकर वितरण हो जाता है, वितरण हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है। आगे देखो अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है, कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप एक ही कोशिका में क्या होते हैं, अनेक केंद्रक बन जाते हैं। तो ऐसी बहुकेंद्रिक की कोशिका को संकोशिका कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि क्या होता है कि कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ साथ केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। ध्यान देना, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका में, एक ही कोशिका में अनेक केंद्रक क्या जाते हैं, अनेक केंद्रक बन जाते हैं। अनेक केंद्रक बन जाते हैं, क्या होता है, अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकीय कोशिका को ऐसी बहुकेंद्रकीय कोशिका को क्या कहते हैं, संकोशिका। संकोशिका इंग्लिश में सीनोसाइट, क्या कहेंगे इसको, सीनोसाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष, कैसे उदाहरण है, बहुकेंद्रकीय कोशिका का, जिसे संकोशिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक का भी दो संतति कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है और अलग अलग कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या होता है कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है और उस कोशिका में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। तो ऐसी बहुकेंद्रकीय कोशिका को संकोशिका या सीनोसाइट कोशिका कहते हैं। तो ऐसा किस्म होता है, जैसे पुष्पीय पादपों का जो नारियल जो होता है, नारियल के तरल भ्रूणपोष। तो नारियल के तरल भ्रूणपोष जो होता है उसमें अनेक केंद्रकृत कोशिका होती है। अब इस प्रकार
ये केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन संपन्न होता है। तो जो आपका विभाजन था इंटरफेज का वो पूरा होता है। इसके बाद में अब आता है जो कि एक प्रकार का, अब इससे क्या दृष्टिगत होता है, ध्यान देना कि इसमें जो विभाजन होता है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। गुणसूत्र संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। अब ध्यान देना, जब मैंने शुरू में वीडियो दिया था तो कुछ बालकों ने कमेंट्स किए थे, ये कहते कि गुरुजी अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था क्या होती है। तो ध्यान देना बेटा, आप देख लीजिए, अगुणित अवस्था वो होती है जिसमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात क्या होते हैं, जिसमें ऐसी अवस्था जिसमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते हैं, जैसे युग्मक। तो युग्मकों में क्या होते हैं, गुणसूत्र अगुणित होते हैं, अर्थात जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार द्विगुणित अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विगुणित अवस्था कहते हैं, डिप्लॉइड। और जिसमें जोड़े में नहीं होते हैप्लॉइड। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ये देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये 2n, ये तो होती है जनक कोशिका। कौन सी कोशिका, जनक कोशिका, जनक कोशिका। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, द्विगुणित। जैसे मान लीजिए मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, ध्यान देना, 2n बराबर कितने, 46। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, n और n, और n का मतलब 23 और 23, ध्यान देना। तो जनक कोशिका इसे बोलते हैं अगुणित, अगुणित, और इसे बोलते हैं द्विगुणित, द्विगुणित, ध्यान देना। अगुणित मतलब हैप्लॉइड, HAPLOID हैप्लॉइड, इसे बोलते हैं डिप्लॉइड, DIPLOID डिप्लॉइड। तो ध्यान देना, जैसे मानव में जनक को शुक्रजनन कोशिका होती है, तो उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्रजनन कोशिका द्विगुणित होती है, और जो ये बनते हैं शुक्राणु युग्मक, ये होते हैं अगुणित। युग्मक मतलब शुक्राणु, ये होते हैं अगुणित होते हैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि जनक कोशिका में, या जनक क्या द्विगुणित कोशिका, ध्यान देना, जनक कोशिका होती है द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, या द्विगुणित कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाली अगुणित कोशिका को युग्मक कहते हैं। जो अगुणित कोशिका में युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और इसमें शुक्राणु या गुणसूत्र आदि होते हैं। कहने का मतलब ये है। तो कहने को तो ये कहेंगे कि जो अगुणित अवस्था होती है वो क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनती है, ध्यान देना, अगुणित अवस्था। तो जिसमें गुणसूत्र संख्या समान क्या होती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है, अर्थात गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते, मतलब युग्म में नहीं होते हैं अगुणित अवस्था में, और द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। आगे आपको आता है, बात चल रही थी समसूत्री विभाजन की, तो इसमें इसका महत्व पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा समसूत्री विभाजन का महत्व बहुत आता है प्रश्न में। समसूत्री विभाजन, जो केंद्रक विभाजन, ये प्रकार समसूत्री विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र संख्या क्या होती है, समान होती है। समसूत्री विभाजन का महत्व ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, समसूत्री विभाजन का महत्व। तो इसमें देखिएगा, या सूत्री कोशिका विभाजन, ये भी कह सकते हैं हम, समसूत्री कोशिका विभाजन, यूँ करो आप इसको, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। तो पहले तो जो हमने अब तक पढ़ा, ये विभाजन प्रावस्था थी, इसे विभाजन अवस्था कहते हैं, इसे समसूत्री अवस्था भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में
गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका जनक कोशिका के समान होती है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो ध्यान देना, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले कि यह द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन केवल, ध्यान देना, यह विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। दूसरा देखिएगा, इसमें इस विभाजन के द्वारा आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका इस विभाजन, दूसरा पॉइंट, इस विभाजन के द्वारा आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान, आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान, इस विभाजन के द्वारा आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पुत्री कोशिकाओं और जनक कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल देखें, जैसे जनक कोशिका है, जनक कोशिका और ये कि पुत्री कोशिका। ध्यान देना, यदि जनक कोशिका में गुण संख्या n है, कहने का मतलब इसमें क्या रह जाएंगी, n समान, कहने का मतलब समान रह जाएंगी। और यदि 2n है तो ये भी क्या हो जाएगी, 2n। और यदि 4n है तो ये भी क्या रहेगी, 4n। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका समान होती है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। आगे देखिएगा आप, इसमें यही है कि इस विभाजन के द्वारा आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान या जनक कोशिका पुत्री कोशिका के समान होती है, जब जनक कोशिका समान पुत्री कोशिका बनती है। ये भी कह सकते हैं कि इस विभाजन के द्वारा आनुवांशिक रूप से पुत्री कोशिका जनक कोशिका समान होती हैं। इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा अटपटा बाउंड्री लैंग्वेज में क्यों कर लीजिए इसको आप, कि इस विभाजन के द्वारा आनुवांशिक रूप से पुत्री कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समान होती है, जनक कोशिकाओं के समान होती हैं। वही बात है। इसी प्रकार आगे देखो आप, जैसे आज बहुकोश के जीवों में सूत्री विभाजन के द्वारा कायिक वृद्धि होती है, अर्थात जो कायिक वृद्धि होती है वो सूत्री विभाजन के द्वारा होती है, जबकि एक कोश के जीवों में या अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में या कायिक जनन करने वाले जीवों में जनन होता है। इसकी जो तीसरा महत्व है, ध्यान देना, तीसरा इसका महत्व देखिएगा आप, इसमें आ जाता है आपको कि बहुकोशिकीय जीवों में सूत्री विभाजन के द्वारा कायिक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि, दैहिक वृद्धि या कायिक
वृद्धि, कायिक वृद्धि होती है, कायिक वृद्धि होती है। ध्यान देना, जबकि एक कोश के जीवों में, ध्यान देना, जबकि एक कोशिकीय जीव, जबकि एक कोशिकीय जीवों में या अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में या कायिक जनन करने वाले जीवों में जनन होता है। जनन की विधि है। फोर्थ देखेगा तो बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, बहुकोशिकीय जीवों में समसूत्री विभाजन द्वारा कायिक वृद्धि होती है, जबकि एक कोश के जीवों में यह जनन की विधि होती है, चाहे अलैंगिक रूप में जनन हो या कायिक रूप में जनन हो। अब आता है आगे, ध्यान देना, अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा कायिक एवं अलैंगिक जनन क्रिया होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा कायिक जनन और अलैंगिक जनन क्रिया होती है। इसमें ये भी कर लो आप, अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है, द्वारा कायिक एवं अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, की क्रिया होती है। पांचवा देखिएगा आप, क्षतिग्रस्त होने या घाव होने पर अंगों या ऊतकों की मरम्मत समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ध्यान देना, क्षतिग्रस्त अंगों, क्षतिग्रस्त होने, यूँ करो आप, क्षतिग्रस्त होने या घाव होने पर अंगों या ऊतकों की मरम्मत, अंगों या ऊतकों की मरम्मत, अंगों या ऊतकों की मरम्मत समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ऊतक संवर्धन भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। तो देखो, ऊतक संवर्धन भी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ध्यान देना, जीवों में समसूत्री विभाजन का महत्व। तो आप देखिएगा कि समसूत्री विभाजन कितना महत्वपूर्ण होता है जीवों के लिए। ध्यान देना, तो इसी के साथ ये आपका समसूत्री विभाजन पूरा होता है। इसके बाद में आगे चलेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन, अगला विभाजन। धन्यवाद।